दोस्ती ये एक ऐसा शब्द है ना जो हम सबकी जिंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा है। पर क्या कभी ये सोचा है कि सही दोस्त चुनना भी अपने आप में कला है? आज हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के एक बहुत ही मशहूर निबंध के जरिए दोस्ती की इसी कला को जरा गहराई से समझने वाले हैं। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर सही दोस्त चुने तो चुने कैसे। और देखिए, आचार्य शुक्ल अपने निबंध मित्रता की शुरुआत ठीक इसी मुश्किल सवाल से करते हैं। और ये कोई मामूली सवाल नहीं है, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमारी पूरी जिंदगी की दिशा तक बदल सकता है। तो चलिए देखते हैं कि आज हम किन किन बातों पर गौर करेंगे। सबसे पहले, युवावस्था का वो चौराहा जहां दोस्त बनाने पड़ते हैं। फिर संगति का हमारे ऊपर कैसा गुप्त प्रभाव पड़ता है। हाँ, और सबसे जरूरी, एक सच्चे मित्र की पहचान क्या है। इसके बाद हम दोस्ती के अलग अलग रूपों को देखेंगे और आखिर में बुरी संगति से कैसे बचा जाए इस पर भी बात करेंगे। सोचिए, जब कोई नौजवान पहली बार घर की दहलीज लांघकर बाहरी दुनिया में कदम रखता है अपनी जगह बनाने के लिए, तो उसके सामने जो सबसे पहली और शायद सबसे मुश्किल चुनौती आती है ना, वो होती है अपने साथियों को, अपने दोस्तों को चुनने की। और ये कोई छोटा मोटा फैसला नहीं होता। इस चुनाव का दांव आप समझिए बहुत ऊंचा है। निबंध तो यहाँ तक कहता है कि हमारे जीवन की सफलता ना सीधे सीधे हमारे दोस्तों पर निर्भर करती है। क्यों? क्योंकि हमारी कंपनी, हमारी संगति का हम पर एक ऐसा छिपा हुआ एक गुप्त प्रभाव पड़ता है जो धीरे धीरे हमारे व्यवहार और हमारे भविष्य को आकार देता है। और असल मुश्किल यहीं से शुरू होती है। एक युवा मन, आप समझिए, बिल्कुल कच्ची मिट्टी जैसा होता है, बहुत कोमल। और ये समझना बहुत जरूरी है कि इस उम्र में कोई कितना वल्नरेबल होता है। उस पर दूसरों का असर इतनी आसानी से पड़ सकता है कि हम सोच भी नहीं सकते। इसी बात को समझाने के लिए आचार्य शुक्ल एक बहुत ही पावरफुल मेटाफर का इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं कि हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति की तरह हैं, जिसे कोई भी अपनी मर्जी से कोई भी रूप दे सकता है, चाहे तो राक्षस बना दे या फिर देवता। सब कुछ बस संगति पर निर्भर करता है। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। निबंध दो तरह के बहुत खतरनाक दोस्तों की पहचान करवाता है। एक तो वो दोस्त जो हम पर इतना हावी हो जाए कि हमारी अपनी सोच ही खत्म हो जाए, और दूसरा वो चापलूस दोस्त जो हमारी हर सही गलत बात में हाँ मिलाता है, कभी हमें कोई चैलेंज ही नहीं देता। सच पूछिए तो दोनों ही हमारे ग्रोथ के लिए इक्वली खतरनाक हैं। तो ठीक है, हमने मुश्किलों की बात तो कर ली, अब जरा समाधान की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं कि आचार्य शुक्ल के हिसाब से एक सच्चे, एक भरोसेमंद दोस्त में आखिर कौन कौन से गुण होने चाहिए। और मुझे लगता है ये इस निबंध का सबसे खूबसूरत, सबसे गहरा विचार है। एक भरोसेमंद दोस्त जीवन की एक औषधि है। जी हाँ, एक दवा, एक ऐसी दवा जो मुश्किलों में हमें संभालती है, हमें ठीक करती है और एक बेहतर इंसान बनने में हमारी मदद करती है। तो फिर एक सच्चे दोस्त का काम क्या है? देखिए, वो हमारे अच्छे इरादों को और मजबूत बनाता है, हमारी ही कमियों से हमें बचाता है, हमें हमेशा सच और पवित्रता के रास्ते पर चलने के लिए इंस्पायर करता है, और जब भी हम गलत रास्ते पर जाते हैं ना, तो हमें आगाह भी करता है। जब हम निराश होते हैं तो हमें हिम्मत देता है, यानी हमें एक बेहतरीन जिंदगी जीने में मदद करता है। एक तरह से एक सच्चा दोस्त हमारा गाइड भी है और सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम भी। और देखिए, सच्ची दोस्ती में कितनी गहराई और समझदारी चाहिए, ये बात इस पंक्ति से साफ हो जाती है। इसमें एक बहुत अच्छे डॉक्टर जैसी स्किल होनी चाहिए जो हमारी कमजोरी की नब्ज पकड़ सके, और साथ ही एक अच्छी माँ जैसा सब्र, जैसा धैर्य होना चाहिए जो हर हाल में हमारा साथ दे। अब एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट पर आते हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि दोस्ती के लिए स्वभाव का मिलना जरूरी है ना? पर ऐसा हमेशा सच नहीं होता। निबंध बताता है कि दोस्ती के लिए ये जरूरी नहीं कि दो लोगों का स्वभाव या पसंद एक जैसी ही हो। कई बार तो बिल्कुल ऑपोजिट नेचर के लोगों में भी गजब की गहरी दोस्ती हो जाती है। और इसके लिए निबंध में बहुत ही बेहतरीन माइथोलॉजिकल एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। सोचिए, एक तरफ शांत और सौम्य स्वभाव वाले राम और दूसरी तरफ उग्र और उद्दत लक्ष्मण। स्वभाव बिल्कुल अलग, पर दोनों में प्रेम अटूट था। या फिर कर्ण और दुर्योधन की जोड़ी को देखिए, कहाँ उदार और महान कर्ण और कहाँ लोभी दुर्योधन। स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क था, लेकिन उनकी दोस्ती भी तो अटूट ही थी। तो ऐसा होता क्यों है?
इसके पीछे की साइकोलॉजी ये है कि हम अक्सर उन क्वालिटीज की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जो हमारे अंदर नहीं है। एक तरह से हम उस कमी को पूरा करने की कोशिश करते हैं। जैसे एक बहुत ज्यादा सोचने वाला गंभीर इंसान शायद एक खुशमिजाज दोस्त की तलाश करेगा, या एक कमजोर व्यक्ति किसी मजबूत इरादों वाले का साथ चाहेगा ताकि वो उन गुणों से कुछ सीख सके। और अब हम आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। आखिर अच्छी संगति और बुरी संगति के अंजाम में कितना बड़ा फर्क होता है? निबंध यहाँ पर एक बिल्कुल साफ लकीर खींचता है। लेखक बुरी संगति को एक नाम देते हैं, कुसंग का ज्वर, यानी बुरी संगति का बुखार। और वो इसे सबसे भयानक बुखार बताते हैं। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ हमारी नैतिकता या अच्छे गुणों को ही खत्म नहीं करता, ये हमारी बुद्धि को, हमारी सोचने समझने की शक्ति को भी नष्ट कर देता है। और आखिर में ये तुलना, ये कंपैरिजन सब कुछ बिल्कुल साफ कर देता है। अच्छी संगति एक सहारा देने वाले हाथ की तरह है जो हमें लगातार तरक्की की ओर ऊपर उठाती है, और वहीं दूसरी तरफ बुरी संगति वो पैरों में बंधी उस भारी चक्की की तरह है जो हमें हर रोज धीरे धीरे पतन के गड्ढे में नीचे और नीचे खींचती जाती है। और एक और कड़वी सच्चाई ये है कि बुरी चीजें हमारे दिमाग पर ज्यादा आसानी से चिपक जाती हैं और लंबे समय तक टिकी रहती हैं। आपने भी गौर किया होगा कैसे फूहड़ और भद्दे गाने किसी गहरी अच्छी बात के मुकाबले कितनी जल्दी याद हो जाते हैं। बुराई का असर वाकई में बहुत गहरा और परमानेंट होता है। और आखिर में निबंध की ये चेतावनी जिसे भुलाया नहीं जा सकता। काजल की कोठरी में कैसोहू सयानो जाए, एक लीक काजल की लागी है पै लागी है। मतलब कोई कितना भी समझदार, कितना भी होशियार क्यों ना हो, अगर वो काजल की कोठरी में जाएगा तो काजल का एक छोटा सा दाग तो उस पर लगेगा ही। ये बात हम एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि हम चाहें या ना चाहें, हमारी संगति का असर तो हम पर पड़ेगा ही। तो फिर सवाल ये उठता है कि हम खुद को किस रंग में रंगने देते हैं।